हेलो प्यारे बच्चों, मैं अपने एजुकेशन एक्सप्रेस क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूँ। नमस्कार आप लोगों का। आज हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री चैप्टर 1, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आ गए हैं। यहीं में से जितने भी प्रश्न हम कराएंगे बाबू, आप सभी प्रश्न इस चैप्टर से देख लीजिएगा और 100% आप लोगों को याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए बाबू, बिना विलम्ब करते हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, अगर आप लोग पहले चैप्टर हिस्ट्री का नहीं पढ़ा होगा तो मेरे जाइए और प्लेलिस्ट में देखिए, उसका पूरा विस्तार में वन शॉट किया गया है, उसको पहले पढ़ लीजिएगा और तब जाकर ऑब्जेक्टिव कीजिएगा। आपका 100% सभी प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो चलिए बाबू, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, पहला प्रश्न था हम लोग का सामने है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। जब बाबू आप लोग बुक पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि इटली के एकीकरण में किसका संबंध है, मतलब इसमें से कौन किसका जो व्यक्ति है, तो इटली के एकीकरण में एक उदाहरण दिया है। तो देखिए बाबू, जब इटली के बारे में पढ़िएगा तो उसमें मेजनी आएगा, बारे में काबूर आएगा और गैरिबाल्डी आएगा। लेकिन इसमें क्या कीजिएगा कि इटली के एकीकरण में बिस्मार्क जो है बाबू वो नहीं आते हैं। ये जो बिस्मार्क है ये जर्मनी के एकीकरण में आते हैं। ठीक है, ये जो तीन व्यक्ति दिख रहे हैं आपको, मेजनी, काबूर, गैरिबाल्डी, ये इटली के एकीकरण करते हैं। ठीक है, और जो बिस्मार्क है वो सिर्फ जर्मनी के एकीकरण में अपना योगदान देता है। ठीक है बाबू, हमें ज़्यादा उम्मीद होगी कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। ठीक है बाबू, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने देखिए। और चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। देखिए बाबू, इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और बहुत ही शानदार प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो हम आपको तुरंत बताएं बाबू, ये जो बिस्मार्क है ये जर्मनी के लिए आता है। जो काउंट काबूर ये है किस में आया था, ये इटली का एकीकरण करता है। गैरिबाल्डी भी इटली का एकीकरण करता है और मेजनी भी इटली का एकीकरण करता है। लेकिन जो आपका ये बिस्मार्क जी दिख रहे हैं, कौन बाबू, जो बिस्मार्क आपको दिख रहे हैं ये करते हैं जर्मनी का एकीकरण। प्रश्न नंबर 2 का बी हो जाएगा राइट। ठीक है, चलिए बाबू, तीसरे नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में हर साल लगभग आ ही जाता है। पूछ रहा है कि जनेवा संधि कब हुई थी। प्रश्न है बाबू, जनेवा संधि कब हुई थी। तो इस प्रश्न का सही राइट आंसर होगा कि बाबू जो जनेवा संधि, प्रथम जनेवा संधि हुई थी वो 1954 यानी कि 1954 में हम लोगों का जनेवा संधि हुआ था। तो आपको पता चल गया होगा कि जनेवा संधि कब हुआ था बाबू। ये सही राइट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, 3 का ए। ठीक है, चलिए मुन्ना, चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न में। चौथा नंबर प्रश्न है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी प्रश्न है। अपने प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और मैं ये बात बताता हूँ कि आप लोग सभी प्रश्न एग्जाम में आएंगे, यहीं से रहेंगे। जितने भी चैप्टर 1 है ये चैप्टर प्रश्न आपको बता रहे हैं, यहीं से आएगा तो प्रश्न आएगा, नहीं तो चैप्टर 1 से यहाँ से नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ये चलिए, वियना सम्मेलन कब हुआ था। तो बाबू आपको पता होना चाहिए कि जो वियना सम्मेलन हुआ था बाबू, ये हुआ था 1815 में। वियना सम्मेलन पूछेगा जब भी एग्जाम में तो आपको बताना है कि बाबू जो वियना सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी में हुआ था। ठीक है बाबू, 4 का ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, चलिए, सबसे समझदार व्यक्ति के बारे में हम लोग जानने वाले हैं जिसका नाम है मेजनी। प्रश्न है कि मेजनी का संबंध किस देश से किस संगठन से था। क्या प्रश्न है बाबू, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो किस संगठन से था बाबू था, तो लाल सेना तो था नहीं, कार्बोनरी तो था नहीं, डाइट तो था नहीं, जलवेराइन नहीं था। ये तो सॉरी मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ठीक है, हाँ तो प्यारे बच्चों बताइए, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो बाबू मेजनी का संबंध था, क्या आप लोग कन्फ्यूज गए। देखिए, अगर इसीलिए बोलते हैं अगर बुक पढ़ेंगे तभी जाकर आपको पता चलेगा। मेजनी का संबंध था कार्बोनरी से। ठीक है, याद रखिए, कार्बोनरी के गुप्तदल से था। ठीक है, जब भी आपसे पूछा जाएगा मेजनी का संबंध किस संगठन से था तो कार्बोनरी से था। आइए हम लोग बाबू चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, जो कि
एकदम धमाकेदार क्वेश्चन है। चलिए प्रश्न है कि लुई फिलिप किस देश का शासक था। अरे वाह, क्या क्वेश्चन है। जो लुई फिलिप है बाबू, किस देश का शासक था। जो बच्चे पढ़े होंगे, ये जो हम वन शॉट कराए हैं, जो बच्चे पढ़े होंगे उसको ये प्रश्न समझ में आ जाएगा। ठीक है, लुई फिलिप किस देश का शासक था। तो जो बाबू लुई फिलिप था वो फ्रांस का शासक था। कहाँ के था, फ्रांस के शासक था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगर वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और कमेंट तो एकदम 100% आपको करना ही है, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि प्रथम जनेवा कन्वेंशन कब हुआ था। प्रश्न है कि प्रथम जनेवा कन्वेंशन कब हुआ था बाबू। तो देखिए, जो प्रथम जनेवा कन्वेंशन था बाबू, ये 1864 यानी कि 1864 ईस्वी में प्रथम जनेवा कन्वेंशन हुआ था, यानी कि बी योर राइट प्रश्न आंसर। ठीक है, चलिए बाबू 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न आपके इस प्रकार है कि कोसुत का संबंध किस देश से है। क्या बाबू, कोसुत का संबंध किस देश से है। क्या ऑस्ट्रिया से है, क्या यूनान से है, क्या पोलैंड से है, क्या हंगरी से है। तो जो बाबू कोसुत का संबंध है, यानी कोसुत था, उसका संबंध हंगरी से था। कहाँ से, हंगरी से था। ठीक है, ये प्रश्न को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बाबू 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों का गुट में शामिल नहीं था। प्रश्न है कि निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था। ठीक है, तो क्या कि देखिए बाबू, जितने हम प्रश्न करा रहे हैं सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, क्योंकि अगर आप लोग आंसर टाइप कीजिएगा तो आप लोगों को आंसर और क्वेश्चन दोनों याद होगा। मेरे साथ बोल बोल कर टाइप कीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, कमेंट बॉक्स में निम्न में से मित्र राष्ट्रों का गुट में कौन शामिल नहीं था। तो जो बाबू जर्मनी था, ये मित्र राष्ट्र गुट में शामिल नहीं था। कौन, 9 का बी हो जाएगा, ये था जर्मनी जो मित्र राष्ट्र गुट में शामिल नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए आते हैं 10वां नंबर प्रश्न में। 10वां नंबर प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। बाबू प्रश्न ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम VVI जान लीजिए। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो बाबू जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में हुई थी, यानी कि 1789 में आपका फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, यानी कि 10 के ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 11 है कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय आंदोलन केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। अगर आप लोगों का पता है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कीजिए, और हम देख रहे हैं आपका कमेंट। ठीक है, तो देखिए जो बाबू राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय है, ये आपका स्थित है कहाँ, जर्मनी में। कहाँ बाबू, जर्मनी में स्थित है। ठीक है, ये सभी प्रश्न को ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। तो बाबू यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। ये जब भी आप बुक पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान देश को कहा जाता है। ठीक है, चलिए बाबू आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। प्रश्न ये है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। यंग यूरोप का है, देखिए अगर आपको यंग यूरोप बोलेगा या यंग इटली बोलेगा, यंग यूरोप या यंग इटली बोलेगा, तो आपको जवाब होना चाहिए सिर्फ मेजनी। अगर आपको यंग यूरोप बोले या यंग इटली बोले तो आपका आंसर आना चाहिए मेजनी। ठीक है, अगर पूछेगा गेरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो बताना है बाबू नाविक था। क्या था, गेरिबाल्डी पेशे से क्या था बाबू, नाविक था। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। बाबू किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो ठीक है, तो बाबू जो सेडान का युद्ध हुआ था ना, इस युद्ध के बाद ही जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ था। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए जो बाबू यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो बाबू यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ठीक है, ये बार बार ये बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, और हम ज़्यादा संभावना है कि 2025 में ये प्रश्न आएगा ही आएगा कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो आपको इसको ये प्रश्न और आंसर इसका दोनों याद रहना चाहिए। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। किसको बाबू, यूरोप का मरीज किसे कहता है, तो तुर्की को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान, क्या है बाबू प्रश्न, कि
कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो जो बाबू टीपू सुल्तान थे ये मैसूर के शासक थे। कहाँ के? मैसूर के शासक थे। चलिए बाबू नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और कमेंट लगातार करते रहिए सभी प्रश्न को, क्योंकि सभी प्रश्न का आपका याद होते चलेगा। चलिए प्रश्न है कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट के संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। देखिए एक कन्फ्यूजन प्रश्न है, आप कन्फ्यूज जा सकते हैं, कभी हस्ताक्षर देता है तो कभी पूछता है संधि कब हुई थी। देखिए जब भी पूछे कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी या हस्ताक्षर पूछे तो तभी भी आपको जवाब देना है 1871 ही। ठीक है, जब भी पूछा जाएगा कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी या हस्ताक्षर कब हुई थी तो 1871 में ही फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। आइए बाबू नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था बाबू। तो देखिए संवैधानिक राजतंत्र क्या हुआ था, फ्रांस में शासन स्थापित हुआ था, संवैधानिक राजतंत्र। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, MVBI प्रश्न है, ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अरे वाह एकदम वायरल क्वेश्चन, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। प्रश्न है गैरिबाल्डी पेशे से क्या था बाबू। तो क्या सिपाही था, किसान था, जमींदार था या नाविक था। तो जो कि बाबू गैरिबाल्डी था वो पेशे से एक नाविक था, नाव चलाने वाला नाविक। ठीक है, यानी कि 19 का क्या हो जाएगा बाबू, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, 20वां नंबर प्रश्न। और 20 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। जो प्रश्न है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी बाबू। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। किसकी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ठीक है, आइए हम चलते हैं 21 नंबर प्रश्न के सामने, और चलिए प्रश्न का जवाब फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। प्रश्न है कि जर्मन राय राज्य का निर्माण किसने किया था। प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो बाबू इस प्रश्न का सही राइट आंसर हो जाएगा जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से किया था, यानी कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जलवेराइन संबंधित था, बोल रहा है कि जलवेराइन जो था वो किससे संबंधित था। तो बाबू जलवेराइन जो संस्था थी एक व्यापारियों की संस्था थी। किसकी? व्यापारियों की संस्था थी। तो जलवेराइन किसी संस्था थी बाबू, तो व्यापारियों की संस्था थी। ठीक है, चलिए आते चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न है कि एक मिनट, 23 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है कि निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी का क्षतिपूर्ति राशि को कम किया गया था। ये प्रश्न है कि निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी का क्षतिपूर्ति राशि को कम किया गया था। तो बाबू जो लोसने सम्मेलन था ना, इसमें ही जर्मनी के क्षतिपूर्ति को कम कर दिया गया था। किसके सम्मेलन में बाबू? लोसने सम्मेलन में। क्या समझे आप लोग? ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं 24वां नंबर प्रश्न में। 24 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है कि 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना। जो विलियम प्रथम था वो 1871 में बाबू कहाँ का सम्राट बना था, क्या आप लोग को पता है? इसीलिए बोलते हैं बार बार कि आप लोग पहले बुक पढ़िए, लेकिन आप लोग को पढ़ना ही नहीं है। तो चलिए बताइए 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था। ठीक है, तो बाबू जो जर्मनी है, ये जर्मनी का सम्राट बना था कौन? विलियम प्रथम जर्मनी का 1871 में क्या बना था बाबू? सम्राट बना था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि जो बाबू लुई 16वां था, लुई 16वां को देखिए, जो लुई 16वां था बाबू बहुत ही वो क्या था, लुई 16वां एक प्रकार बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। जो लुई 16वां को सेंट हेलेना नामक टापू पर जाकर वहाँ पर लोग उसको फांसी, लुई 16वां को फांसी दे दिया। वो नेपोलियन था। तो लुई 16वां जो बाबू फांसी इसको दिया गया था आपको 1793 में। कब दिया गया था? 1793 में। जो नेपोलियन था बाबू उसको एक उसको एक टापू पर छोड़ दिया गया था। ठीक है, उस टापू का नाम था सेंट हेलेना नामक टापू। जो नेपोलियन को उस टापू पर छोड़ दिया गया था। जो नेपोलियन था बाबू वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, जो हर काम में लोगों को, मजदूर लोगों को अधिकार हर
तरफ से दिया करता था, ठीक है। जिसके कारण ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने क्या किया था, उस दो और सभी राज्य को मिलाकर सभी देश को एकजुट करके और किसके साथ, नेपोलियन के साथ लड़ाई छेड़ दिया, जिससे नेपोलियन का हार हो जाता है और उसको सेंट हेलेना नामक टापू पर रख दिया जाता है। जिसके बाद 6 साल के बाद बेचारा नेपोलियन का मृत्यु हो जाता है, ठीक है। अब पूछेगा कि लुई 16वां का फांसी कब दी गई थी, तो बाबू 1783 में दी गई थी। सॉरी, लुई 16वां को फांसी कब दी गई थी, प्रश्न ये है, तो 1793 में दी गई थी। कब बाबू, 1793, गलती है यहाँ पर, 1793 में दी गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रश्न है कि इटली के एकीकरण में प्रमुख नायक कौन था। अरे वाह, क्या प्रश्न है। इटली के एकीकरण में प्रमुख नायक कौन था, तो आपको फर्स्ट प्रश्न में ही बताए हैं बाबू कि इटली में मेजनी, काबूर, गैरिबाल्डी, ये तीनों नायक थे, ठीक है। तो ये बाबू इनमें से सभी होगा। ये डी जो ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं, ये गलत है। यहाँ पर होगा इनमें से सभी। क्या होगा बाबू, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न में रहेगा, बारिएगा इनमें से सभी। जो तीनों लोग थे ये इटली में अपना योगदान दिए थे, ठीक है। आइए बाबू 27 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न है कि पोट्सडम की घोषणा के बाद किसे आत्मसमर्पण किया। पोट्सडम की घोषणा के बाद किसे आत्मसमर्पण किया गया बाबू, क्या फ्रांस को, जापान को, वियतनाम को या भारत को। तो इस प्रश्न का सही राइट आंसर हो जाएगा बाबू 27 का जो जापान था, इसे पोट्सडम की घोषणा के बाद इसे आत्मसमर्पण किया, किसे, जापान को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 28 नंबर प्रश्न में। 28 नंबर प्रश्न है कि क्रीमिया का युद्ध, अरे वाह क्या प्रश्न बाबू, ये जो प्रश्न है क्रीमिया का ना, ये बहुत ही आसान सवाल है। क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो बाबू जो क्रीमिया का युद्ध हुआ था ये आपका हुआ था 1853 में, 1853। किस बाबू, 1853, यानी कि 1853 में क्या होता है, क्रीमिया का युद्ध हुआ था। चलिए 29 नंबर प्रश्न है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई थी बाबू, तो बाबू नेपोलियन संहिता लागू आपका हुआ था, इस प्रश्न को याद रखिएगा, 1804 में हुआ था। नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ था बाबू, 1804 में हुआ था, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न है कि लाल कुर्ती का गठन, ये भी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखिएगा। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, तो बाबू लाल कुर्ती का गठन गैरिबाल्डी जी ने किया था। गैरिबाल्डी भैया हम लोग का किए थे, यानी गैरिबाल्डी जी ने किए थे लाल कुर्ती का गठन। आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ये भाई बुक के अंदर का प्रश्न है, ये जो बुक पढ़ागा वही बताएगा। गीजो का प्रधानमंत्री कौन था, गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था, तो बाबू जो गीजो था वो फ्रांस का प्रधानमंत्री था, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। और अगला प्रश्न है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई, तो बाबू यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई। किसकी, तुर्की की पराजय हुई। आइए हम लोग चलते हैं 33 नंबर सवाल में, जो कि मजेदार प्रश्न है बाबू। आइए 32 नंबर प्रश्न है कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना हुई, ठीक है। ये भी प्रश्न अपने आप में लाजवाब है। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना हुई बाबू, तो बोर्बो वंश की पुनर्स्थापना हुई, ठीक है, याद रखिएगा। आइए बाबू 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, एक्ट का यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। एक्ट ऑफ यूनियन, यहाँ पर ऑफ होगा बाबू, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था, तो बाबू एक्ट ऑफ यूनियन 1688 में पारित हुआ था। एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ बाबू, 1688 में पारित हुआ था। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई। प्रश्न क्या है बाबू, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी, तो बाबू जो एड्रियानोपुल की संधि हुई थी 1829 में हुई थी। देखिए सभी जो प्रश्न पूछा जा रहा है बुक के अंदर से प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई थी बाबू, तो 1829 में हुई थी, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये है, अरे वाह,
गोस्टिन की संधि किस हुई? प्रश्न क्या है बाबू, बहुत ही भी प्रश्न है। गोस्टिन की संधि किस वर्ष हुई? जितने भी वर्ष वाले प्रश्न हैं आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए, ठीक है। गोस्टिन की संधि किस वर्ष हुई थी बाबू? तो 1865 यानी कि 1865 में गोस्टिन की संधि हुई थी, यानी कि 36 के बी सही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न है कि जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ? तो वो जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था वो हम लोग का 1871 में, यानी कि 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था, ठीक है। ये सभी प्रश्न आप लोग को पता होगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि लास्ट प्रश्न है। इटली और जर्मनी के एकीकरण में किसका विरोध नहीं था? सॉरी, इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन नहीं था? प्रश्न है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन नहीं था? ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस। आपको बताना होगा। इस प्रश्न का सही राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भरना होगा कि इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन नहीं था, ठीक है। प्रश्न ये है बाबू कि इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था? इस पिछले समय हम पढ़ दिया कि कौन नहीं था, सॉरी। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी सबसे खूंखार ऑस्ट्रिया, जिसका जो बाबू चांसलर वहाँ के था, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक था। तो इस प्रश्न का सही राइट आंसर होगा बाबू ए, जो इटली के जर्मनी के एकीकरण का विरोधी था कौन? ऑस्ट्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना भूलिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हाँ, और कमेंट करना नहीं भूलिएगा कैसा वीडियो लगा है आप लोग को, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है।